बोलो जिंदगी के इस एपिसोड में हम लोग कोविड-19 के मैनेजमेंट और उसमें कन्वालेसेंट प्लाज्मा का क्या रोल है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि पटना में, बिहार में और पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और यह विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसका ससमय इलाज, जो भी इलाज उपलब्ध है उसको करना आवश्यक है, जिससे कि मॉर्टिलिटी, मृत्यु दर इसकी कम की जा सके और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो पाए। अभी जो अद्यतन शोध हुए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट की 3 चीज़ों पर आधारित ट्रीटमेंट चल रही है। सबसे पहला एंटीवायरल एजेंट, जो स्पेसिफिक कोरोना वायरस के अगेंस्ट में कोई एंटीवायरल एजेंट अभी तक नहीं आया, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, वैसे कुछ वायरल एजेंट, एंटीवायरल एजेंट प्रयोग में लाए जा रहे हैं और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी दिखे हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए अभी तक FDA अप्रूव्ड नहीं है और इसकी लिमिटेड इमरजेंसी उपयोग की बातें की जा रही हैं, जिसमें फैविपिराविर है और रेमडेसिविर है। ये वायरस के रेप्लिकेशन को कम करता है, वायरल लोड को कम करता है और वायरल शेडिंग को कम करता है, हॉस्पिटलाइजेशन की टाइमिंग को कम करता है और गंभीर स्थिति में पेशेंट को पहुंचने की स्थिति के रोकथाम में उपयोगी सिद्ध होता है। इसके बाद यदि आगे की स्थिति आती है, सीरियस नेचर आता है, लंग्स इन्फ्लेम्ड होता है और शरीर के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत तेजी से शरीर के अंदर में देखे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में IL-6, डी डाइमर, CRP, LDH, अगर ये सब की मात्राएं बढ़ी भी है, इसका मतलब है कि शरीर में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस बहुत तेजी से हुआ, साइटोकाइन स्टॉर्म हुए हैं और वो मल्टी ऑर्गन डैमेज करने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में जो गंभीर स्थिति आने लगती है, तब हम लोग उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोमोड्यूलेटर्स सुई देते हैं, जिससे कि कुछ इम्यूनोमोड्यूलेशन होने के कारण से गंभीर स्थिति में कुछ राहत मिले और पेशेंट की जान बच पाए। इसी क्रम में कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी सामने आया, जिसके बारे में विगत 100 वर्षों से जानकारी है। ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या? ये जब कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से संक्रमित होता है या कोरोना वायरस से या कोविड-19 से संक्रमित होता है, तो उस बीमारी के अगेंस्ट अपने शरीर की जो क्षमताएं हैं, प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, वो चाहती है कि बीमारी क्लियर हो और उसमें शरीर उस बीमारी के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। कभी कभी ये एंटीबॉडी इतने मारक होते हैं कि वो वायरस को क्लियर कर देते हैं और कभी कभी ये एंटीबॉडी वायरस को क्लियर करने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन ये तय होता है कि वो एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के, उस पर्टिकुलर वायरल पार्टिकल या प्रोटोजोल या बैक्टीरियल पार्टिकल के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बनता है, जो उससे लड़ने की कोशिश करता है। जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, रिकवरी के 14 दिन के बाद उन पेशेंट्स के एंटीबॉडी की स्थिति को शरीर के अंदर में जांच कर देखी जाती कि एंटीबॉडी का लेवल क्या है, क्या यह प्रोटेक्टिव लेवल पर एंटीबॉडी उसके शरीर में है कि नहीं। ऐसा देखा गया है कि जो माइल्ड इलनेस से रिकवरी होते हैं जिनकी, उनमें एंटीबॉडी की मात्राएं भी कम होती हैं अपेक्षाकृत। तो ये मानक तय होता है फिर कि क्या ये एंटीबॉडी किसी के शरीर में यदि पैसिवली एंटर किया जाए, दिया जाए किसी के शरीर को, तो क्या वो वायरस से लड़ने में सक्षम होगा। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति 14 दिन वायरस क्लियरेंस के बाद, ठीक होने के बाद, जो कन्वालेसेंट पीरियड है उसमें 14 दिन के उपरांत अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उस
उसे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा कहते हैं, और उस प्लाज्मा का फिर से एक मानक के अनुरूप जांच होता है कि उसमें एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है। अगर उसके एंटीबॉडी की मात्रा मानक से ऊपर आती है तो वो व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सक्षम होता है। और अभी जो रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, उसमें कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इसे भी इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि आज तक अभी तक हम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक उपलब्ध नहीं है। विभिन्न शोधों में किसी में इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं तो किसी में कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के उतने अच्छे परिणाम नहीं भी देखे गए हैं। लेकिन आने वाले और भी केंद्रों पर FDA ने और हमारे ICMR ने भी इसे अप्रूवल दिया है कि इसको सेंटर्स पे दिए जाए और उसके आंकड़े देखे जाए कि कितना हद तक ये कारगर सिद्ध हो रहा है हमारे कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के प्लाज्मा में एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा है, वो गंभीर रोगियों में जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनमें दे करके ये देखा जा रहा है कि वो कितना हद तक इसके ट्रीटमेंट में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इसमें दो पहलू होते हैं। एक है कि अर्ली इन्फ्यूज किया जाए, जैसे पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, उसी समय इन्फ्यूज किया जाए और देखा जाए कि वायरस के रेप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन को रोकने में ये एंटीबॉडी कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। और दूसरे ग्रुप वो हैं जो कि एडवांस स्थिति में जो है, जिसमें साइटोकाइन स्टॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें कि IL-6 डी डाइमर ये सब बढ़े हुए आए हैं, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल डैमेज शुरू हुए हैं, उस समय एंटीबॉडी का क्या रिस्पॉन्स है। ऐसी स्थिति में जो अर्ली दिए गए हैं रिलेटिवली, उसमें एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा देखा जा रहा है। और जब हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, तो प्लाज्मा, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक शोध के रूप के दवाई के रूप में कारगर सिद्ध हो रहा है। और आज जितनी तेजी से बढ़ रहा है हमारे यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या, वैसे में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कॉन्वालेसेंट हैं, जो लोग क्योर हो चुके हैं कोरोना वायरस से, 14 दिन तक सिम्टम फ्री हैं, वो अपने निकटतम जहाँ भी प्लाज्मा डोनेट करने के सेंटर बने हुए वहाँ जाकर के प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा एक बार में एक व्यक्ति को, जिनको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, 200 ml के लगभग उनको इन्फ्यूज किया जाता है। और जो व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करते हैं उन्हें कहीं कोई कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि एफेरेसिस के द्वारा प्लाज्मा को सेपरेट, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है। और जो आरबीसी और अदर कंपोनेंट होते हैं वो पुनः शरीर के अंदर में जो भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है उसके शरीर के अंदर में चला आता है। तो इस तरह से खून की कोई आरबीसी पुनः वापस आ जाते हैं, लेकिन केवल कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा अलग से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और ये चूंकि आरबीसी एक बार में अगर ब्लड डोनेट करते हैं व्यक्ति तो 3 से 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा चूंकि केवल 200 ml उनका एक्सट्रैक्ट किया गया है अलग से, इसलिए प्लाज्मा डोनेशन वो जल्द भी कर सकते हैं दोबारा। लेकिन उनके लिए उनके शरीर के अंदर में एंटीबॉडी टाइटर हाई होनी चाहिए। जो साइड इफेक्ट होते हैं प्लाज्मा थेरेपी के, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उसमें एंटीबॉडी डिफरेंट रोगों से भी और डिफरेंट वायरल डिजीज से भी होते हैं, या किसी में एंटी एलर्जिक भी एंटीबॉडी सब रहते हैं, एंटी एलर्जिक चीज़ें रहती हैं जो कि जिस व्यक्ति को ये चढ़ रहा है वो उसमें एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस दे सकते हैं और लंग्स में भी इंजरी करा सकते हैं उस कारण से। तो इसके माइनर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इन सबों को, प्रॉस और कॉन्स को देखते हुए कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा को दिया जाता है और उससे रोगियों में अभी कुछ हद तक सुधार देखा जा रहा है और अधिक डेटा की आवश्यकता है। तो जो लोग भी इस रोग से अपने को रोग पर विजय प्राप्त कर चुके हैं वो लोग आसानी से
जाकर के निकटतम सेंटर पर प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और इसमें रोगियों के ठीक होने में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आप सबों से अपील करता हूं कि जो लोग क्योर हो चुके हैं वो लोग अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।